वो नाजुक सी लड़की 16 साल की सुहागरात मनाने के लिए बेकाबू हो गई थी। अयान, शादी की रात की फीलिंग जाग गई है। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम मेरे करीब आओ और मुझे अपनी बाहों के हिसार में भर लो। मुझसे अब तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो हानिया, अभी तुम बहुत छोटी हो, आग से मत खेलो। अगर मैं तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाऊंगा तो तुम मेरी शिद्दतें नहीं संभाल पाओगी। अभी तुम कम उम्र हो, नहीं संभाल पाओगी ये सब कुछ। नहीं अयान, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहकर इसने ब्लैक नेटी पहनकर आई और आते ही इसने अयान के सामने बैठ गई। इस ब्लैक नेटी में इसका वजूद पूरा अयान हो रहा था। इसको देख के अब अयान के भी जज्बात जाग चुके थे। अब अयान झुककर इसके लबों को अपने लबों से जकड़ चुका था और फिर इसके साथ 6 से 7 बार फारिग हुआ तो पूरा खून बेड पर। मुझे गाड़ी की चाबी लाकर दो, मुझे बहुत जरूरी काम के सिलसिले में जाना है। इसने नौकर को इशारा किया तो वो कमरे में जाने के बजाय खामोशी से अपने मालिक के चेहरे को देखने लगा। चेहरे पर डर और परेशानी के हाव भाव साफ नजर आ रहे थे। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खोए हुए हो? मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, जाओ जाकर मेरी गाड़ी की चाबियां लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है। इसने हैरत से नौकर की परेशान चेहरे को देखा। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। उसके हर हुक्म को हवेली का एक एक नौकर पलक झपकते पूरा करता था। लेकिन आज नवीद इसके हुक्म की परवाह किए चुपचाप खड़ा था। अयान खानजादा ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आया और चोर नजरों से अपनी छोटी मालकिन को देखने लगा, जो सिर्फ 17 साल की थी, मगर इसने पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाकर रखा था। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ साथ नौकर भी इससे काफी डरते थे। अयान खानजादा ने इसकी निगाहों को पीछा किया तो देखा वहां हानिया खड़ी थी। इसकी नजरें जैसे ही हानिया पर पड़ी, इसने फौरन अपने पलकों को झुका लिया और चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत ओढ़ ली। निचला होठ बाहर को निकालते हुए अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। इस वक्त वाकई वो एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी। इतनी मासूम कि कोई जोर से बोल दिया तो इस मासूम सी गुड़िया में दरार आ जाए। लेकिन ये तो अयान ही जानता था कि ऊपर से मासूम सी गुड़िया देखने वाली हानिया अंदर से पूरी आफत की पुड़िया थी। अब क्या किया तुम लोगों ने? अयान खानजादा ने अपने सीने पर हाथ बांधे और दोनों के चेहरे को गौर से देखने लगा, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। बेचारे नौकर का हाल तो बहुत बुरा हो गया था। इसका पूरा वजूद डर से कांपने लगा था, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। अयान की गाड़ी को कोई हाथ भी लगाए तो वो तूफान खड़ा कर देता था। और यहाँ पर तो आगे सोचने की बेचारे नवीद में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वो वहां रखा ही इसलिए गया था कि गाड़ियों की देखभाल कर सके। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो इस मैकेनिक के पास ले जाए। हानिया तो अयान के हाव भाव देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए फौरन कमरे में भाग गई। अब वहां दोनों बचे थे। नवीद, अब कुछ बोलोगे या फिर मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा? इस बार अयान का लहजा कुछ सख्त हुआ था और नवीद ने जल्दी से अयान के सामने हाथ जोड़ दिए। मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। यह कहकर वो फिर से खामोश हुआ था। आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अयान ने इसे आगे बोलने के लिए उकसाया। मालिक, छोटी मालकिन ने गाड़ी कहीं ठोक दी थी। गाड़ी की हालत बहुत खराब है। मैंने उसे मैकेनिक के पास भिजवा दिया है। ये सुनकर तो जैसे इसके सर पर आसमान गिर पड़ा था। तुम होश में तो हो? ये क्या कर रहे हो? अरे वो गाड़ी 2 दिन पहले ही मैंने शोरूम से निकाली थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। और तुम्हारी छोटी मालकिन को वो गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दे दी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इसे इन चीजों से दूर रखा करो। अरे इसे तो ढंग से ड्राइविंग भी नहीं आती। तुम भी नवीद हमेशा गलती कर जाते हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? चलो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो बुरी तरह नाराज हो गया था। लगभग 2 दिन पहले ही इसने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें वो अपनी डील फाइनल करने में कामयाब रहा था और बदले में इसे एडवांस में 6 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 5 करोड़ की इसने नई गाड़ी खरीदी थी। लेकिन वो गाड़ी मैडम जी ने एक ही दिन में कहीं ले जाकर ठोक दी थी। जब इसने गाड़ी की हालत देखी तो इसे चक्कर आने लगे। अपने चकराते सर को संभालते हुए वो वही कुर्सी पर बैठ गया और फौरन ही इसके मन में हानिया का ख्याल आया।
कहीं इस बेवकूफ नासमझ लड़की को तो कोई चोट नहीं लगी। जब गाड़ी की हालत इतनी खराब है तो यकीनन हानिया को भी चोट जरूर लगी होगी जो इसने मुझसे छुपा ली है। वो फौरन गाड़ी को भगाता हुआ दोबारा हवेली लाया था। मैकेनिक को इसने कह दिया था कि गाड़ी को ध्यान से ठीक करें। वो तेज तेज कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की मुस्कान थी। गुलाबी होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। शायद वो कोई गाना गुनगुना रही थी और बहुत ही होशियारी से नेल पॉलिश भी लगा रही थी। इसे मस्त अंदाज में देखकर अयान वही दरवाजे पर ही रुक गया था। कितने ही पल वो इसकी मासूम से चेहरे को देखता रहा। चेहरे पर वही बेफिक्री और हमेशा की तरह की खूबसूरती। अभी वो सिर्फ 17 साल की थी। नई नई जवानी ने खूब रंग रूप बिखराया था। इस पर इसके थे नए नक्श इसे सबसे अलग बनाते थे। छोटी सी नाक, दूध जैसा सफेद रंग, हल्के गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और इन काली आंखों के ऊपर बड़ी बड़ी काली पलकों की जहालत। वो सादगी में भी कयामत आती थी। इस वक्त वो दुपट्टे से बेखबर बड़े मगन अंदाज में अपने पैरों पर झुकी नेल पॉलिश लगा रही थी। आगे झुकने की वजह से इसके डीप गले से अयान की नजरें एक पल के लिए अटक गई थी। अगले ही पल मुंह में पानी भरते हुए इसने अपनी नजरें इसके ऊपर से हटाई थी। वो किसी भी कमजोर पल का शिकार होकर इसकी खूबसूरती में कैद होना नहीं चाहता था। भले ही वो इसकी बीवी थी, वो इस पर अपना हक रखता था, लेकिन इसे ये भी पता था अभी वो बहुत छोटी है, सिर्फ 17 साल की। इसके साथ कुछ भी गलत कर बैठता तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन वो तो इतनी मगन थी कि इसकी तरफ देखा ही नहीं। अयान के लबों पर अब एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो ऐसी ही थी, लापरवाह सी, बेफिक्र सी। वो लड़की किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। इनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे, मगर इन 2 सालों में इसके करीब जाना तो दूर की बात, अयान खानजादा ने अपनी बीवी को कभी गौर से भी नहीं देखा था। और यही बात अब हानिया को चुभने लगी थी। वो इसे जताना चाहती थी कि अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि समझदार हो चुकी है और सब कुछ अच्छे से समझती है। तुम ठीक तो हो? वो तेजी से चलते हुए इसके पास आया और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्रमंद लहजे में पूछा। इसके लम्स को महसूस करते हुए एक शहर की लहर हानिया के पूरे वजूद में दौड़ गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जबकि इसके गाल भी शर्म से गुलाबी हो गए थे। और आजकल तो वो कुछ ज्यादा ही शर्माने लगी थी, क्योंकि अब वो अपने शौहर की नजदीकियां चाहती थी। चढ़ती जवानी के जज्बात इसे तंग करने लगे थे और वो अयान के चौड़े सीने से लिपटकर अपने जज्बातों को सुकून देना चाहती थी। लेकिन अयान इसे हमेशा दूरी बनाए रखता और ये बात हानिया को चलने के लिए मजबूर कर देती थी। वो कैसे अयान को बताती कि इसका मन अयान खानजादा की महक को महसूस करने के लिए मचलने लगा था। मैं ठीक हूँ, इसने कांपते हुए लहजे में कहा और हक लाते हुए जवाब दिया, मगर अयान ने उसके लहजे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अयान ने इसे बाजुओं से पकड़कर उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया और इसे इधर उधर से चेक करने लगा। यकीनन तुम्हें चोट लगी है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही। वो इसके बाजुओं को छूकर देख रहा था और अब इसके हाथ इसकी कमर पर गए थे। हानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसका हर लम्स हानिया की धड़कनों में एक नया शोर पैदा कर रहा था और इस बात से बेखबर अयान इसके वजूद को टटोल कर इसकी चोट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अयान, चोट तो कहीं और लगी है, तुम अभी तक सही जगह पर नहीं पहुंच पाए हो। और अयान घबराकर खड़ा हुआ था। कहाँ लगी है चोट? दिखाओ मुझे। यहाँ लगी है मुझे चोट। इसने अपने दिल पर उंगली रखी थी। छूकर महसूस करो मेरी चोट को, कितना दुखता है मुझे, और आपको इस बात का एहसास नहीं। तुम पागल हो, ये एकदम पागल। वो इसकी बात का मतलब फौरन समझ लिया था और एक झटके से इसे दूर हुआ था। पागल हूँ अयान, आपके प्यार में पागल हूँ। मेरी इन धड़कनों को महसूस करो जो हर दिन रात तुम्हारे नाम पर धड़कने लगी हैं। लेकिन तुम तो मुझसे यूं दूर भागते हो जैसे मैं कोई ना महरम हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वह आंखों में आंसू लिए दर्द भरे अंदाज में सवाल कर रही थी और अयान को इसकी आंखों में आंसू पसंद नहीं थे। आगे बढ़ते हुए इसने हानिया की आंखों के आंसू साफ कर दिए। तुम बहुत खूबसूरत हो हानिया, इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर किसी के भी होश गुम हो जाए।
और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर मुझसे दूर क्यों रहते हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते? इसने सुसकते हुए कहा। मेरी मजबूरी है हानिया, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अभी तुम बहुत छोटी हो, इस रिश्ते की तुम्हें समझ नहीं है। नहीं हूँ मैं छोटी, बहुत बड़ी हो गई हूँ। बताए कहाँ से छोटी हूँ मैं? वो तनकर अयान के सामने खड़ी हुई थी। बिना दुपट्टे के वो अपनी जवानी के रंग बिखेर रही थी और अयान की धड़कनें एक पल के लिए तेज हुई थी। इसने जल्दी से अपनी नजरें इसके ऊपर से हटाई। देखा, नहीं होना मैं आपको पसंद, इसलिए आप मुझसे नजरें चुराते हैं, मुझे प्यार भरी नजरों से देखते भी नहीं हैं। मासूम से 17 साल की हानिया को अयान की आंखों के जज्बात समझ नहीं आते थे। इसे बस अपना इग्नोर करना बुरा लगता था। इसने इसके गालों के नीचे हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा और ऐसे दूर करूंगा कि तुम खुद मेरी शिद्दतों से पनाह मांगोगी। वो अपनी आंखों में खुशी के रंग लिए इसे देख रहा था। लेकिन बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। फिलहाल तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो। अगर मैं तुम्हें किसी चीज से मना करता हूँ तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर चीज में जिद करने लगो। ये जिंदगी जिद्दी की भीड़ नहीं चढ़ाया जा सकता, ये बहुत ही अनमोल है। वो इसे और भी कई बातें समझा रहा था, लेकिन इसका दिल ध्यान तो बस इसका हाथ पर अटका हुआ था, जो इस वक्त हानिया के गालों को छू रहा था। जब इसने अपना हाथ उठाया तो इसे बुरा लगा। वो वहां से जाने ही वाला था कि हानिया ने इसका बाजू पकड़ लिया। क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए नरम से लहजे में बात कर रहा था, क्योंकि इसे हानिया पर गुस्सा तो था कि इसने इसके बिना इजाजत की गाड़ी को हाथ लगाया। तो लगाया कैसे? बात गाड़ी की नहीं थी। अगर हानिया को कुछ हो जाता तो अयान दादी को क्या जवाब देता? दादी ने इससे एक वादा लिया था, जितनी बड़ी गलती हानिया ने की थी उसका बस चलता तो वो इसे घर से बाहर निकाल देता, लेकिन दादी की वजह से ही वो इसका ख्याल रखता था और इसकी इज्जत करता था। हाँ मैं ठीक हूँ, ये कहकर हानिया ने झटके से इसका बाजू छोड़ा। मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, अगर कहो तो डॉक्टर के पास ले चलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, इसने धीरे से कहा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मैं समझा नहीं। वो वाकई इसकी बात समझ नहीं पाया था, या फिर शायद वो जानबूझकर अनजान बन गया था। कुछ नहीं, मैं तो यूं ही बात कर रही थी। आप जाएं, आपको हाफिज से देर हो रही होगी। यह कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई, जबकि वो भी खंडे उचकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हाफिज में बैठे इसे अभी 2 घंटे ही हुए थे कि एक बार फिर से घर से कॉल आने लगी, और ये कॉल इसके सबसे खास नौकर की थी, जिसे इसने हानिया के लिए रखा हुआ था। साहब जी, छोटी मालकिन का कुछ पता नहीं है, वो कहीं भी नहीं मिल रही, ना जाने कहाँ चली गई है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि इस पर नजर रखना, और इसे घर से बाहर निकलने की इजाजत किसने दे दी? और तुम हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सर बुरी तरह से झनझना उठा था। वो जितना इस लड़के को समझाता था वो इतना ही इसके सर पर चढ़कर नाचती थी। ओ गॉड, मुझे हिम्मत देना, नहीं तो इस बार ये लड़की मेरे हाथों मारी जाएगी। वो मन ही मन इस पर गुस्सा हो रहा था, इसे कोस रहा था। साथ ही इसने अपना मोबाइल ऑन किया और इसकी लोकेशन डिटेक्ट करने लगा। दरअसल इसने हानिया के मोबाइल में एक छोटी सी डिवाइस कनेक्ट की हुई थी, जिसे ये वो जान सकता था कि इस वक्त वो कहाँ पर है। मगर ये क्या, इसका मोबाइल तो घर पर ही पड़ा हुआ था। इस दिन मौसम भी बहुत खराब था, तेज हवाएं चल रही थी और आंधी तूफान आने का अंदेशा था। वही वो लड़की गाड़ी लेकर बाहर निकल चुकी थी। एक गाड़ी को तो वो बर्बाद कर चुकी थी और अब लग रहा था कि दूसरी भी इसके हाथों से निकल जाएगी। इसने अपनी नादान और बेवकूफ सी बीवी के सभी दोस्तों को कॉल कर ली थी, मगर सभी ने ही अनजान होने का नाटक किया। फिर वो हवेली के आसपास के इलाकों में इसे ढूंढने के लिए निकल गया था और लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद वो इसे एक चाय की होटल में बैठी मिली। वो बहुत ही सुकून से चाय पी रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इसके सामने वाले टेबल पर बैठे हुए कुछ आवारा लड़के इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। और ये सब देखकर अयान खानजादा का खून खौल उठा था। वो गुस्से से लपकता हुआ वहां पहुंचा
और एक लड़के का कॉलर पकड़कर इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो अपने होश में नहीं था, इसलिए लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। ये देखकर बाकी लड़के भी चौंक गए थे। इस अजनबी ने बिना कुछ कहे सुने इसके दोस्त पर हाथ उठा दिया था। आखिर क्यों? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दोस्त पर हाथ उठाए, दूसरे लड़के ने कहा और खड़ा हुआ। लेकिन अयान ने इसका हाथ भी पकड़ लिया और इसे भी अच्छे से धुलकर रख दिया। थोड़ी ही देर में वो वहां बैठे सभी लड़कों को सबक सिखा चुका था। हानिया जो सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से निकली थी, इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अयान खानजादा इसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। अब की बार वो अपनी बीवी के पास आया और जोर से टेबल पर हाथ मारा। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? हानिया, जब तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हें अपने पिछले सारे तौर तरीके छोड़ने होंगे, अपनी सारी आदतों को कुर्बान करना होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, इतनी कि इन्हें यह भी परवाह नहीं होती थी कि इनकी बेटी कहाँ है और कहाँ वक्त बिता रही है। मगर माफ करना, मैं तुम्हें इतनी आजादी नहीं दे सकता। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और जब तक मेरी जिंदगी में रहोगी तब तक मेरा फर्ज है कि तुम्हारी हिफाजत करूं। अब तुम खुद चल रही हो या फिर मैं तुम्हें खींचते हुए ले जाऊं? आखिरी बात इसने दांत भींचते हुए कही थी तो वो फौरन उठी और भागती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अयान खानजादा की एक नजर इसकी लाई हुई गाड़ी पर डाली थी। अल्लाह का शुक्र था कि गाड़ी की हालत बिल्कुल ठीक थी। तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही थी और पिछले 4 घंटे से कहाँ घूम रही हो? मुझे सच सच बताओ। मैं आरिफ और तमाम लोगों के साथ खाना खाने के लिए आई थी। ये वही है जो तुम्हारे कॉलेज के दोस्त थे? ये सुनकर इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम अपने सारे लड़के दोस्त से सारी दोस्ती तोड़ दोगी? फिर ये सब क्या है? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है या तुम्हें लगता है मुझे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है? वो गुस्से से धाड़ा। आपने मुझे कहा था कि मैं अपने कजिन के साथ घूम सकती हूँ, और आप जानते हैं कि आरिफ मेरा बहुत अच्छा कजिन है और इसके साथ साथ मेरा दोस्त भी। वो धीमे लहजे में बोली थी। तुम्हारा कजिन? वो कैसा कजिन है? मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी माँ की सहेली का बेटा, यही ना? तुम इसकी माँ को मौसी कहती हो तो वो तुम्हारा कजिन हो गया। वेरी फनी। कान खोलकर सुन लो, वो मेरे सीने पर एक बोझ की तरह है। वो गुस्से से चीख पड़ा। हानिया आंखें फाड़े अयान के गुस्से भरे चेहरे को देखती रही। इस पर गुस्सा कर रहा था और इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। बिल्कुल इसके दिल में एक मीठी सी लहर उठी थी। वो इस पर अपना हक जता रहा था और ये हानिया को अच्छा लगा था। और यही सोचते हुए इस वक्त इसे भी हंसी आ गई थी और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसकी हंसी अयान खानजादा के गुस्से की और भी हवा दे गई थी। अयान ने झटके से गाड़ी रोकी। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? इसने मासूमियत से अपने शौहर के चेहरे की ओर देखा जो इससे लगभग 10 साल बड़ा था। गाड़ी से नीचे उतरो। क्या मतलब? मैं गाड़ी से उतर जाऊं? लेकिन बाहर कितना अंधेरा है, इस वक्त तो बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। मैं तो बाहर नहीं जा रही। इसने अपने बाजू लपेटते सीट के सहारे टेक कर बैठ गई। और मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा, बल्कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि अभी और इसी वक्त गाड़ी से नीचे उतरो। और मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे गुस्से की परवाह नहीं, उल्टा तुम मुझ पर हंस रही हो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके चेहरे की हवाएं उड़ गई थी और इसका शरीर डर से कांपने लगा। अगर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़े तो मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम खुद गाड़ी से उतर रही हो या मैं तुम्हें धक्का देकर उतारूं? फिक्र मत करो, हवेली यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है। अगर तुम पैदल आओगी तो मुश्किल से 25 मिनट लगेंगे। शायद यह है कि रास्ते में किसी जंगली जानवर से सामना ना हो जाए, वरना सिर्फ तुम्हारी हड्डियां ही मिलेंगी। वो इसे डरा रहा था और साथ ही गाड़ी से उतरने को कह रहा था। मैं दादी से जाकर आपकी शिकायत करूंगी। इसने मासूमियत से धमकी दी और मैं साफ मुकर जाऊंगा। वैसे भी दादी भी तुम्हारी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र करेंगी कि तुम जैसी लड़की से इनका भेजा छोटा। अब बहुत बुरे हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो एकदम से रो देने को हुई थी। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है, यह कहकर वो खुद ही गाड़ी से नीचे उतरा और इसके साइड का दरवाजा खोलकर इसका हाथ पकड़कर इसे जोर से सड़क पर खींचकर उतार दिया। इसके घुटने जमीन से टकराने की वजह से जख्मी हो गए थे और वो दर्द से कर्रा उठी। इसकी चीख की आवाज सुनकर एक पल के लिए अयान का दिल कांप गया।
मगर अगले ही पल उसने खुद को फिर से पत्थर बना लिया। वो इसे यहाँ छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। जैसे जैसे गाड़ी की लाइट्स हानिया से दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि वो मौत के करीब जा रही है। इसके जाने के बाद हानिया ने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिए, मगर इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वही सड़क पर गिर चुकी थी। पैर फिसलने की वजह से वो नीचे जंगल की ओर लड़कती चली गई। अयान अभी सिर्फ 3 मिनट की ड्राइविंग पर ही आगे गया था कि अचानक इसका दिल घबराने लगा और हानिया का डरा हुआ चेहरा इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हूँ। रात के इस पहर एक जवान लड़की जो मेरी बीवी है, इसे सड़क के बीचों बीच छोड़ देना क्या किसी मर्द को शोभा देता है? कहीं ऐसा न हो इसे कोई गलत इंसान मिल जाए। यही सोचकर इसने फौरन अपनी गाड़ी रिवर्स की थी, मगर जब वो वहां पहुंचा तो दूर दूर तक हानिया का नामो निशान नहीं था। जंगल में सियारों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जिंदगी में पहली बार अयान डर गया था, और वो भी छोटी सी लड़की के खो जाने पर। ऊंची आवाज में इसका नाम पुकारने लगा, लेकिन हानिया तो होश को कोसों दूर जंगल के बीचों बीच पड़ी थी। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं वो मासूम नादान कहाँ चली गई है। वो लगभग पूरे 3 घंटे तक इसे ढूंढता रहा, और इन 3 घंटों में इसकी सांसें सूख चुकी थी। इसने अपने पुलिस अदाकारी दोस्त को भी कॉल कर लिया था, और अब पुलिस भी इसकी मदद के लिए मौजूद थी। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, सर जी, यहाँ पर एक लड़की बेहोश हुई पड़ी है। देखिए कहीं यही तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर अयान वहां भागता हुआ गया, और जब सामने पड़ी हुई बेहोश हानिया को देखा तो इसके दिल को राहत मिली थी, मानो इसे नई जिंदगी मिली गई हो। इसका दिल खुशी से भर गया था, और वह खुद भी इस खुशी को समेट नहीं पा रहा था। इसने फौरन हानिया को अपनी बाहों में उठाया और इसे हॉस्पिटल लेकर भागा। वो डर और सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। जब हानिया को होश आया तो इसने देखा अयान इसके बहुत करीब बैठा है। अयान ने इसका हाथ मजबूरी से पकड़ रखा था और अपना सर इसके हाथों के पास झुकाया हुआ था। हानिया के दिल में गहराई से ख्वाहिश जागी कि इसके बालों में उंगलियां फेरे और इसके लम्स को महसूस करे, मगर इससे पहले कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती, अयान ने अपना सर ऊपर उठा लिया। इसकी आंखें नींद की कमी की वजह से लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। मगर जैसे ही इसने हानिया को होश में देखा तो इसकी बेचैनी खत्म हो गई और आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। चेहरा एकदम से खिल उठा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि तुम होश में आ गई। इसने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर सीधा मस्जिद चला गया। वो अब भी हानिया को एक छोटी बच्ची ही समझता था और इसी वजह से बच्चों की तरह ट्रीट करता था, जबकि हानिया को यह सब कोई हिस्सा पसंद नहीं था। वो इसके साथ एक सच्चा और वाहिद रिश्ता शुरू करना चाहती थी। एक वो वाहिद रिश्ता चाहती थी, मगर इसे ये कहने में भी इसे शर्म आती थी। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें करती थी जिससे वो अयान की नजरों में बने रहे और वो इसकी तरफ हो। इसलिए इन दिनों वो अपने शौहर को अपने पीछे लगाए हुए थे, लेकिन वो भूल गई थी कि ऐसी हरकतों से वो सिर्फ अपने शौहर को परेशान कर सकती है और कुछ नहीं। जब वो दोबारा कमरे में लौटा तो इसने हानिया की आंखों में एक अलग ही चमक देखी जो इसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो इसे यह खुशी दे रही थी। अयान इसे अच्छे से समझ चुका था, मगर इसकी सेहत और इसके हालात को देखकर वो खामोश था। एक बात तो इसे भी पता थी कि हानिया चाहती है कि वो इसे अपनाए और इसके और इनके बीच शौहर बीवी का रिश्ता बने, लेकिन वो डरता था कि कहीं वो इस मासूम सी जान पर ज्यादती न कर बैठे। वो इसके 20 साल के पूरे होने का इंतजार कर रहा था और चाहता था कि इस दौरान हानिया बेदोहरी रहे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब वो इसके पास गया तो हानिया ने मुंह फैल लिया और बिस्तर की साइड की और बैठ गई। मैं आपसे नाराज हूँ, मुझसे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो जाओ और मैं तुम्हें 100 बार मनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए इन दवाइयों से नाराज मत होना। अगर ये दवाइयाँ नहीं खाओगी तो जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी। मुझे जल्दी ठीक होने का भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि जल्दी ठीक होकर भी मुझे आपका ही हुक्म मानना है और आपकी दी हुई सजाएं सहनी होंगी। मुंह फुलाकर शिकवा करते हुए इस वक्त वो सीधा अयान के दिल में उतरती जा रही थी और अयान के लबों पर एक शरारती मुस्कान आई थी। मेरा इतना ख्याल रखना तुम मेरी सजा कह रहे हो? तुम ना समझो, सजा तो वो होगी जो तुम मुझसे चाहती हो। नाजुक सी जान है तुम्हारी, मुझे सह नहीं पाओगी। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर शरारत से बोला था।
और हानिया का दिल जोरों से धड़क उठा था। पूरे 17 साल और पूरे 10 महीने की हो चुकी हूँ। अगले 2 महीने में 18 की हो जाऊंगी और आप अभी तक मुझे छोटा ही समझते हैं। इस बार अयान खिलखिलाकर हंस पड़ा था। 17 की तो ऐसे कह रही हो जैसे 27 की हो गई हो। सारे बेकार के ख्याल दिमाग से निकाल दो और पूरे 3 साल और इंतजार करो। अपना दिमाग पढ़ाई पर लगाओ। बेकार की बातें इस खाली दिमाग में मत भरो। मुझे इल्जाम देने से पहले अपने गिरेबान में झांका देखो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा मैडम साहिबा, बल्कि 2 साल से आप मुझे तंगनी का नाच नचा रही हैं। कभी मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की? इसने इसके चेहरे को पकड़कर अपनी ओर मोड़ा तो वो मासूमियत से सरनामे हिलाने लगी। अगर आज मैंने तुम्हें इस जगह छोड़ा होता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या फिर मैं तुमसे फीचा छुड़ाना चाहता हूँ। इसका सीधा मतलब है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तुम्हें थोड़ी सी सजा देकर तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि आगे से कोई भी गलत हरकत नहीं करोगी। ये तुम्हारे हक में सही नहीं है। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र है हानिया। अगर फिक्र करते हैं तो दिखाते क्यों नहीं है आप? हर बार यही कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी आपका प्यार दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से मुंह फैलाते हुए बोली तो कितनी ही देर तक इसके मासूम हुस्न को देखता रहा। मेरे ख्याली में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब किया था। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं देता? हानिया ने धीरे से सर हाँ में हिला दिया और फिर धीरे से बोली, लेकिन आंखों में प्यार देखने का क्या फायदा? मुझे तो आपकी संगत चाहिए। मेरा दिल मचलता है आपके करीब आने को, लेकिन आप मेरे करीब नहीं आते। मेरा दिल करता है मैं आपके कंधे पर सर रखकर लेटूं और आप मेरे सर को हल्के से थपकते हुए दुनिया जहां की बातें करें और यूं ही आपकी बातें सुनते सुनते मैं आपकी बाहों में सो जाऊं। कभी दिल उदास होता है तो मेरा जी चाहता है कि आपके सीने से लगकर सारे गमों को हल्का कर लूं। कभी जब मैं तैयार होती हूँ तो मेरा दिल कहता है आप मेरी तारीफ करें, अपने होठों से मेरे गालों को छूते हुए मुझे कहें, हानिया तुम बहुत खूबसूरत हो। वो जज्बात की रो में बोलती चली जा रही थी और अयान कितनी ही देर इसे हैरानी से देखता रहा और वो बेखुदी में इसके होठों की तरफ झुक गया। इसके नरम गुलाबी होठों का जाम पीने लगा। हानिया इस सबके लिए इसका शरीर जैसे इस तरह हो गया था। गर्म सांसों का तूफान आपस में घुलने मिलने लगा था। दिल जैसे फसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार हुआ था, लेकिन इसने अयान की शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया था। एक सुकून अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। अयान जो पिछले 2 सालों से अपने जज्बातों को संभाले हुए था, जब अपनी नाजुक सी बीवी की संगत को महसूस किया तो जज्बात पूरे तरह बहकने लगे थे। जो नरमी से इसका कर रहा था, अब इसमें धीरे धीरे शिद्दत आने लगी थी। वो इसके नाजुक से लबों को अब लाल कर चुका था और फिर आखिरकार अयान खानजादा को अपनी नाजुक सी बीवी पर तरस आ गया। जब इसके होठों से अलग होकर साइड में हटा तो वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे, जबकि वो खामोशी से निचला होंठ दांतों से दबाते हुए आंखों में शरारत लिए अपनी बीवी का ये अनोखा रूप देख रहा था। जरा सी गुस्ताखी पर तुम्हारी ये हालत है और बात करती हो शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करने की। जानती भी हो इसमें क्या कुछ करना पड़ता है। बात सिर्फ लबों तक नहीं रहती, इससे आगे तक जाती है। जब पूरा का पूरा मेरी शिद्दतों को सहोगी तो पता नहीं तुम मुझे मजीद कैसे बर्दाश्त करोगी। वो इसे सर से पांव तक देखते हुए मदहोश लहजे में बोला था तो इसने फौरन अपनी नजरें फेर ली। दिल की धड़कनें अब तक ख्वाबों में नहीं थी। वो अयान की नरम गरम होठों का लम्स अभी भी अपने होठों पर महसूस कर रही थी। अगर वो हॉस्पिटल के कमरे में ना होती तो वो अयान से लिपट जाती, इसकी पनाहों में सिमट जाती, लेकिन इसने खुद पर काबू पाया था। आपको अपना कोई भी रूप दिखाने की जरूरत नहीं है, कांपते लबों से कहते हुए इसने अपने चेहरे की लाली छुपाने के लिए मुंह फेर लिया था और ये सुनकर वो जोर जोर से हंस पड़ा था। मगर मुझे तो लग रहा था कि मेरी प्यारी सी छोटी सी नाजुक सी बीबी अब इस सब के लिए तैयार हो चुकी है। मगर मुझे नहीं पता था हमारी मैडम साहिबा तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने की काबिलियत रखती है। ठीक है, जब तुम खुद को दिमागी हालत से तैयार नहीं कर पाई हो तो मैं दोबारा तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और हानिया का दिल धड़क उठा था। वो तो दोबारा से अयान की संगत को महसूस करना चाहती थी। नहीं, अब ऐसे भी कोई बात नहीं है, वो एकदम चिल्लाकर बोली। मगर फिर खुद ही अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसे ऐसा कुछ नहीं कहना था और वो पूरी तरह से चुप हो गई। अच्छा चलो जल्दी से ये दवाई खा लो।
फिर तुम्हें घर ले चलते हैं। घर वाले भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे तो लगा था जितना तुम सबको तंग करती हो वो तो शुक्र मनाएंगे कि तुम घर पर नहीं हो, मगर दादी कोई 50 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है। वो प्यार से इसे दवा खिलाकर पानी पिलाकर लिटा चुका था। हम घर वापस कब जाएंगे? वो घड़ी की ओर देखते हुए बोली, ये घंटे में डॉक्टर तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम सुबह घर चलेंगे क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है। नहीं नहीं, मुझे अभी घर जाना है। वो इसके सामने ही बैठ गया और इसके चेहरे को गहराइयों से देखने लगा। कुछ देर पहले की गई शरारत की लाली अब भी इसके गालों पर थी। होठों की हल्की सी लाली अयान की शिद्दत की गवाही दे रही थी। वो इसकी निगाहों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। हानिया, मैं चाहता हूँ मेरी 5 बेटियां हो और 5 तुम्हारी जैसी हो। और ये सुनकर तो इसकी आंखें बाहर आने को तैयार हुई थी। पहले तो कभी इसने किसी बच्चे का नाम तक नहीं लिया था, बल्कि इसने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। और आज वो पूरी 5 बेटियों की बात कर रहा था। कहीं 5 का चेहरा इस वक्त इसकी आंखों के सामने घूम गया था और इसका सर चकरा कर रह गया कि या अल्लाह मुझे हिम्मत देना। वो मन ही मन बोली थी, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अब जल्दी ही अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि देखो बहुत वक्त बीत चुका है। मैं तो 27 का हो चुका हूँ। अगर 2 साल बाद मेरा बच्चा पैदा होता है तो जब तक वो जवान होगा मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। वो जानबूझकर ये बातें कर रहा था और साथ ही साथ इसके चेहरे के हाव भाव भी देख रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इसे तंग करते हुए अयान खानजादा को इस हद तक मजा आएगा। प्लीज आप इस तरह की बातें मत करें, मेरा दिल घबराने लगता है। वो परेशानी से अपने हाथ मसलते हुए बोली, मेरी जान, बातों से दिल घबराता है। जब मैं ये सब कुछ हकीकत में करूंगा तब तो तुम बेहोश ही हो जाओगी। बस इसीलिए थोड़ा सा तुम इस रिश्ते को समझने के लिए और वक्त देना चाहता हूँ, ताकि तुम इस सब के लिए तैयार हो, हर चीज के लिए तैयार हो। और ये सुनकर वो नजरें चुराने लग गई। लगभग 1 घंटे बाद वहां डॉक्टर आ चुकी थी और इसने इसे सख्ती से हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुमने किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी और ना ही किसी चीज के लिए परेशान होना है। और अगर ये तुम्हें टेंशन दे तो तुम मुझे बताना। और तब उसका आज भी अजागिर हो गया कि डॉक्टर उसके शौहर की बचपन की दोस्त भी है। अब ये जाने के बाद उसका मुंह फिर से गुस्से से खुल गया। वो डॉक्टर से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, जबकि डॉक्टर अनीसा ने अयान खानजादा से सवाल कर ही दिया, यार तुम तो यूनिवर्सिटी में किसी को भी मुंह नहीं लगाते थे, बल्कि कॉलेज में भी तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। ऐसा क्या हो गया कि तुमने एक छोटी सी कम उम्र लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जबकि तुम तो कहते थे कि एक बहुत ही मेच्योर लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। यह सुनकर हानिया गौर से अयान के चेहरे की ओर देखने लगी। इसे लग रहा था कि वो कह देगा कि ये सब कुछ घर वालों ने जबरदस्ती करवाया है, वरना वो हानिया की जात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। थोड़ी ही देर डॉक्टर के सामने इसकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। मगर हैरानी का झटका इसे इस वक्त लगा जब अयान खानजादा ने इसके कंधे के आसपास अपने बाजू लपेटे और प्यार भरे अंदाज में बोला, मोहब्बत पर इंसान का कोई जोर नहीं होता डॉक्टर अनीसा। मोहब्बत इंसान को किसी से भी हो सकती है और किसी भी वक्त हो सकती है। मैंने जब इस लड़की को पहली बार देखा था तो पहले ही नजर में मैं इसका दीवाना हो गया था, और दूसरी तरफ मेरी दादी की भी यही ख्वाहिश थी, तो बस मैंने अपनी मोहब्बत और अपनी दादी की ख्वाहिश को अहमियत दे दी। वाओ यार, तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, वो मुश्किल से मुस्कुराते हुए बोले थी, क्योंकि अनीसा का शुमार भी इन्हीं लड़कियों में होता था जिन्होंने अयान खानजादा को प्रपोज किया था। मगर अयान ने सख्ती से मना कर दिया था, और अब इसके पहलू में एक छोटी सी कम उम्र लड़की नादान लड़की को खड़ा देखकर वह हैरान और परेशान रह गई थी, क्योंकि वो लड़की ना तो अयान के मुकाबले की थी और ना ही वो पढ़ी लिखी थी। अभी तो वो सिर्फ FSC सेकेंड ईयर में थी। ये दोनों घर वापस आ चुके थे। अयान खानजादा इसे आराम करने के लिए कहा तो वो भी सुकून से अपने बेड पर जाकर लेट गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो इसने देखा कि वो इसके बेहद करीब मौजूद था। वो इसके चेहरे पर झुका हुआ था। ये देखकर इसका दिल धड़क उठा। अगले ही पल इसने अपनी पलकें झुका दी और इसकी पलकें भी थरथराने लगी थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं, ये कहकर इसने इसके होठों पर अपना अंगूठा फेरा तो वो शर्मा कर साइड में होकर लेट गई। अयान खानजादा ने इसके कंधों से पकड़कर इसे फिर से अपनी ओर मोड़ा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्ही को तो मुझसे शिकायत थी ना कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता,
और तुमसे प्यार का इजहार नहीं करता। वो अभी से सवाल करने लगा तो इसकी आंखों में आंसू फैल गए। हाँ, मुझे ये सब महसूस होता था। मुझे लगता था कि शायद दादी की वजह से मजबूरी में आपने ये शादी कर ली है, मगर बहुत जल्द आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे और अपनी उम्र के ही किसी मैच्योर लड़के से शादी कर लेंगे, क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूँ। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। तुम्हारे सामने एक छोटी सी बच्ची लगती हूँ। लोग हमारे रिश्ते को लेकर बातें बनाते हैं और बस अपनी इज्जत बना रखने की खातिर आप मुझे छोड़ देंगे। इसने टूटे हुए लहजे में कहा तो अयान खानजादा ने बेतहाशा हानिया के होठों पर उंगली रख दी। आज तो ये बात कह दी है, लेकिन दोबारा कभी मत कहना। मैं मर सकता हूँ लेकिन तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो, तुम मेरी जिंदगी हो, और मैं कैसे अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता हूँ। तुम जानती हो हमारी शादी कैसे हालातों में हुई थी। ऐसे हालातों में शादी होना बहुत बड़ी बात होती है, और इससे भी बड़ी बात होती है वो शादी का जिंदगी भर निभा लेना। इसकी बात सुनकर वो फिर से अपनायत में खो गई। वो इस वक्त 15 साल की एक मासूम कली थी जो अपनी जिंदगी में खुश थी, मगन थी। जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया था। छोटे बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला करना, चॉकलेट आइसक्रीम खाना इसके पसंदीदा शौक हुआ करते थे। घर में तो एक पल के लिए भी नहीं टिकती थी। स्कूल से आते ही बैग एक तरफ फेंका और बाहर गली मोहल्ले के बच्चों में हल्ला गुल्ला करने निकल जाती थी। इसकी माँ इसे पीछे से रोकती रह जाती। हानिया, अब तुम बड़ी हो रही हो, ख्याल रखा करो बेटा। इस तरह लड़कियां बाहर लड़कों के साथ खेलती अच्छी नहीं लगती। और हानिया एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, और जब तक वो बाहर खेलती रहती हानिया की माँ इस पर पूरी नजर रखती थी, क्योंकि हानिया ने जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखा था वो खिलकर गुलाब का फूल बनने लगी थी। ऐसा मासूम हुस्न की देखने वालों की नजरें भटक जाए। हानिया की माँ दिल पर हाथ रखकर अपनी बेटी के लिए अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, जिस कदर तूने इसे खूबसूरती की दौलत से मालामाल किया है, वैसे ही इसके नसीब भी अच्छे करना। लेकिन इसने क्या सोचा था, जिंदगी इस तरह से करवट बदल जाएगी कि इसकी सारी शरारतें सिर्फ और सिर्फ दुखों में बदल जाएगी। जैसे ही इसके पापा का इंतकाल हुआ तो इसके मामा ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। न सिर्फ उन्होंने इसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, बल्कि इसके माँ के पास जो भी जेवरात थे वो भी ले लिए। उन्होंने इसे अपने घर में एक तरह से कैद कर लिया था और इसके साथ नौकरानी जैसा सलूक करते थे। पापा के मरने का गम हानिया की माँ को ऐसा लगा कि एक दिन इन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो हानिया को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अब तो हानिया अपने मामा पर पूरी तरह बोझ हो गई थी। दादी को भी अपनी पोती की बहुत याद आती थी, मगर जब भी वो इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती तो इसके मामा कोई ना कोई बहाना कर देते कि वो पढ़ाई में बहुत बिजी है। एक दिन दादी जी को दिल को बहुत बेचैनी हो रही थी। इन्हें बार बार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, और फिर पिछले रात तो उन्होंने अपने सपने में भी अपनी पोती को परेशान देखा था। हानिया इनके सपने में आई थी और कह रही थी, दादी जी आप कैसी माँ हैं? आपको जरा भी परवाह नहीं क्या कि आपकी बेटी कितनी तकलीफ में है? दादी जी को आमतौर पर सच्चे सपने ही आते थे। सुबह होते ही उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे हानिया से मिलने जाना है। चाचा जी ने समझाया कि इसके मामू हमें पसंद नहीं करते, वो हमें देखकर नाराज हो जाएंगे। अरे मुझे किसी की भी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी पोती से मिलना है। 4 महीने हो गए हैं, मैंने तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, ठीक से खाना खाया भी है या नहीं। मेरी मासूम सी बच्ची, मैं तो पहले ही उसे वहां भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन अल्लाह का कहर टूटे इसके मामा पर, जो जबरदस्ती इसे अपने साथ ले गया। और यूं वो अपने बड़े बेटे के साथ इसका ननियाल पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉन्च के अंदर कदम रखा तो इन्हें चीखों की आवाजें सुनाई दी। ये चीखें किसी और की नहीं बल्कि हानिया की थी। इसकी मामी इसे बुरी तरह थप्पड़ मार रही थी, जबकि वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। और ये देखकर दादी का दिल कांप उठा था। वो इसे वहां से अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर मामी ने एक और अजीब बात कह दी, हवेली में इतने सारे नौकर लड़के हैं, मैं इस बच्चे को बिना किसी रिश्ते के बाहर नहीं भेज सकती। हम इसके साथ जैसा भी सलूक करें, लेकिन ये यहाँ पर हिफाजत से है, क्योंकि मेरे घर पर कोई मर्द नौकर नहीं, मेरी सिर्फ बेटियां हैं। और फिर इसे वक्त ही दादी जान ने अपने बड़े बेटे को वहां बुलाया
और इसे कुछ सलाह मशवरा किया। दादी का बड़ा बेटा वसीम इनकी नजर में अब हानिया को हवेली लाने का एक ही रास्ता बचा था। किसी तरह हानिया की शादी करा के इसे इस नरक से बाहर निकालते, लेकिन हानिया इस वक्त बहुत छोटी थी, सिर्फ 15 साल की। इनके दिमाग में ख्याल आया इनके दोस्त का बेटा अयान खानजादा, जो अभी भी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था और यहीं पर अपना बिजनेस सेट करना चाहता था। हालांकि इसके माँ बाप लंदन में सेट थे, लेकिन इसने अपने देश में रहकर यही शादी करके यही सब कुछ सेटल करने का मन था। और वसीम के दिमाग में अयान का चेहरा घूम गया। हालांकि वो हानिया से 10 साल बड़ा था और हानिया भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इन्हें किसी न किसी तरह हानिया को यहाँ से निकालना था। तो सब बड़ों की रजामंदी से हानिया और अयान खानजादा का निकाह कर दिया गया। तय ये पाया गया कि अब इससे शादी होगी, रुखसती 3-4 साल बाद हो जाएगी। अयान खानजादा, जो अपने बिजनेस को खड़ा करने की भाग दौड़ में लगा हुआ था, ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वसीम अंकल ने जब इससे पूछा था तो वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वसीम अंकल के इसके ऊपर बहुत एहसान थे। हानिया के मामा और मामी कुछ ना कर सके और वो हानिया को हवेली ले आए। दादी ने हानिया और अयान का कमरा अलग ही रखा था और अयान पे इस बात पर कोई एतराज भी नहीं था। हानिया को तो इस वक्त इतनी समझ भी नहीं थी और इसे इस बात पर कोई एतराज भी नहीं था। शुरू में तो वो हानिया को एक छोटा बच्चा ही समझता था और वो बातें एक छोटी बच्ची जैसी ही थी, हद से ज्यादा शरारती, अपनी मनमानी करने वाली। उसने सबकी नाक में दम कर रखा था। वो अयान के साथ जानबूझकर पंगे लेती थी, इसे तंग करती थी और परेशान करती। वो गुस्सा तो बहुत होता, मगर आज तक कभी भी इसने हानिया को ऊंची आवाज में नहीं पुकारा था और धीरे धीरे हानिया को अपने रिश्ते का एहसास होने लगा था। हर वक्त गुस्से में रहने वाला खूबसूरत रूपदार पर्सनालिटी का मालिक अयान खानजादा इसके दिल पर कब्जा जमाकर बैठ चुका था। ऊपर से इनके बीच बने इस रिश्ते का भी असर था कि वो मन ही मन अयान खानजादा को पसंद करने लगी थी। इसकी मोहब्बत में पूरी की पूरी डूब चुकी थी, लेकिन अयान इसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। इसे याद है एक बार सब लोग शादी पर जा रहे थे, बाकी सारे लोग गाड़ियों में भरकर जा चुके थे, सिर्फ हानिया रह गई थी, क्योंकि इसका जाने का इरादा नहीं था। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दादी ने कहा हानिया इस तरह हवेली में अकेली रहे ये भी सही नहीं है। इसलिए दादी ने जाते हुए अयान से कहा था कि हानिया को दवाई दिलाकर अपने साथ शादी में ले आना, और अयान ने हामी भर ली थी। हानिया को देखकर खुद से तैयार होने के लिए कहकर चला गया था। करीब आधे घंटे बाद लौटा तो वो अभी भी तैयार नहीं हुई थी, बुरी तरह पसीने में नहाई हुई अपने व्लॉग की जीप में उलझी हुई थी कि अयान ने अंदर कदम रखा था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वहाँ दादी ने फोन कर करके मेरा बुरा हाल कर दिया है। लेकिन अयान, मैं तो तैयार हो गई थी, लेकिन इस जिद ने मुझे परेशान कर दिया है। वो बेधड़क अयान की तरफ पीट करके खड़ी हुई थी, जहाँ इसकी जिद बुरी तरह एक जगह पर अटक गई थी। सफेद नाजुक कमर पर अयान की निगाहें अटक गई थी। यह पहली बार था जब इसने हानिया को इस रूप में देखा था। इस लहंगे में वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लग रही थी। इनकी शादी को 8 महीने हो चुके थे और अब वो 16 साल की हो गई थी। तो तुम दूसरे कपड़े पहन लो, अयान ने निगाहें चुराते हुए इसे मशवरा दिया था। दूसरे कपड़े मैंने ट्राई किए थे, बट वो मुझे फिट नहीं आ रहे। बाकी डेली यूज वाले कपड़े हैं, अब इन्हें तो नहीं पहन सकते ना। सारे कपड़े छोटे पड़ गए हैं, बस यही लहंगा था जो थोड़ा फिट आ रहा था। हालांकि टाइट तो ये भी है। अयान की नजरें इसके भरे भरे वजूद पर अटक गई थी। जब वो इस हवेली में आई तो ये एकदम दुबली पतली थी, लेकिन इन 8 महीनों में ही इसका शरीर काफी बढ़ चुका था। इसका विलग इसकी धड़कनों पर धीरे धीरे टाइट हो रहा था। प्लीज आप मेरी जिप लगा दें। वो या तो इतनी मासूम थी या फिर बनने का नाटक कर रही थी। वो आग से खेल रही थी। अयान खानजादा एक जवान जज्बातों से भरपूर मर्द था और हानिया इसकी बीवी खूबसूरत कम उम्र वो भूल चुकी थी। अगर वो इसके सामने खुद को पेश करेगी तो वो कैसे खुद को संभाल पाएगा। बिना सोचे समझे इसने अपने हाथ जिप की ओर बढ़ाए थे और बेरिहानी में अयान के हाथों ने इसके नाजुक वजूद को महसूस किया था और इसके पूरे बदन में एक लहर सी उठी थी। वो इसकी बीवी थी, एक जायज रिश्ते में बंधी हुई और ऊपर से तन्हाई। वो कैसे खुद को संभालता। इसके गले में गिल्टी से उभरती महसूस हुई थी। गला खुश्क हो गया था। हानिया के दाएं तरफ गर्दन पर एक काला तिल, जिसे छूने के लिए अयान का मन बेकरार हुआ था और फिर अगले ही पल इसने अपने होठ इस काले तिल पर रख दिए थे।
अयान के गर्म होठों का लम्स जैसे ही हानिया को अपनी गर्दन पर महसूस हुआ, वो बुरी तरह कांप उठी थी। भले ही वो अयान को पसंद करती थी, लेकिन इस तरह अयान का इसके करीब आना इसे अंदर तक जकड़ चुका था। वो बेदहक कर इससे दूर हटी थी। अयान की आंखों में चमकते मदहोशी के रंग देखकर वो बुरी तरह बदहवास हुई थी। आप जाए, मैं दूसरे कपड़े पहन लूंगी। बदहवासी से कहते हुए इसने कबर्ड खोलकर कपड़े निकालना शुरू कर दिए थे। दिल फसलियां तोड़कर बाहर आने को बेकरार था। इसे अब तक अयान के होठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था और अयान को अपनी गलती का एहसास हुआ था। बुरी तरह एहसास। हानिया भी सिर्फ 16 साल की थी और अभी से वो इस पर जज्बात लुटाना कहाँ की अक्लमंदी थी। और इसी दिन इसने तय कर लिया था कि वो अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखेगा। अपने जज्बात कभी भी हानिया पर जाहिर नहीं होने देगा जब तक कि वो एक समझदार मेचर लड़की नहीं बन जाती, जब तक इस रिश्ते की नाजुकता को समझने नहीं लगती। अभी वो छोटी थी, इन सब बातों की इसे समझ नहीं थी। वो चुपचाप कमरे से निकल गया और हानिया ने अपने दिल की धड़कनों को मुश्किल से काबू में किया था। चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और यही वो पहला लम्स था जो इसे अयान से मिला था और वो अयान की संगत के लिए अब बार बार मचलने लगी थी। जबकि अयान ने अपने कदम रोक लिए थे। जिस जगह वो रहती थी वहां से उसका ऑफिस काफी दूर पड़ता था। लगभग 2-3 घंटे लग जाते थे। घर वालों की इजाजत से इसने अपने ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट खरीद लिया था, लेकिन हानिया की जिद थी कि मैं भी अयान के साथ जाऊंगी। अयान के बिना वो कैसे जिएगी, ये सोचकर इसे रोना आ रहा था। सब लोग ने इसे समझाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन हानिया को एक बात की समझ नहीं आ रही थी। इसने जिद बांधी थी कि इसने बस अयान के साथ रहना है और फिर इसकी जिद को देखते हुए घर के बड़ों ने यह फैसला किया था कि अब हानिया की रुखसती कर देनी चाहिए। लेकिन ये फैसला लेने से पहले दादी ने अयान को अपने पास अपने कमरे में बुलाया था। अयान बेटा, हानिया की जिद को देखते हुए मैं इसकी रुखसती कर देना चाहती हूँ। तुम इसके शौहर हो और बीवी का हक होता है अपने शौहर के साथ रहना। लेकिन अयान बेटा, हानिया अभी छोटी है, मासूम है, नादान है, अभी इस रिश्ते की इतनी समझ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बातों का मतलब समझ रहे होगे। तुम समझदार हो, इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देना। दादी आप फिक्र मत करें, मैं आपकी बात का मतलब अच्छे से समझ गया हूँ। और दादी ने सुकून भरा सांस लेते हुए अयान की पेशानी को चूम लिया था और इस तरह अयान हानिया को लेकर अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। कभी कभी वो दोनों मिलकर हवेली जाते थे और काफी सारा वक्त अपनों के बीच बिताते। इस वक्त भी वो हवेली में ही थे। हानिया की तबीयत तो ठीक न होने की वजह से वो हॉस्पिटल से सीधा हानिया को हवेली लेकर आया था और अभी भी वो एक छोटी सी गुड़िया की तरह इसके बाजुओं में लेटी हुई थी। जब अयान ने बहुत ही प्यार से इसकी पेशानी को छुआ था, अब अयान हानिया का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। इसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता, इसे बाहर घुमाने ले जाता, इसे अपने साथ लगाते हुए अपने होने का एहसास कराता। कभी कभी इसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए इसे गुड नाइट कहता। और हानिया के लिए तो यही बहुत था। वो यही तो चाहती थी। वो अयान को लेकर डर गई थी, इनसिक्योर करने लग गई थी, कहीं अयान इसे छोड़ ना दे। लेकिन अयान ने अब इसे धीरे धीरे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था, तो इसके दिल में एक सुकून उतर गया था। अब तो वो बहुत ही खुश रहने लगी थी, पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगी थी। इसके 18वें बर्थडे पर अयान ने इसे एक मोबाइल गिफ्ट किया था, जिसे पाकर हानिया बहुत खुश थी। अयान का इरादा था कि हानिया इकोनॉमिक्स का कोर्स करे और इसके साथ इसके बिजनेस में इसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। और हानिया को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो खुद भी तो हर कदम पर अयान के साथ खड़े रहना चाहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और फिर पूरा 1 साल और गुजर चुका था। इस साल में बहुत कुछ बदल गया था। बस नहीं बदला था तो दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार, जो आज वैसे ही दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते थे। इस दिन वो ऑफिस से आया तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जब अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो हानिया इसे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। इसके मन में बेचैनी ने सर उठाया था। अयान का अपार्टमेंट सबसे टॉप पर था। जरूर हानिया छत पर होगी, क्योंकि इसे बारिश का मौसम बहुत पसंद था। लेकिन बारिश का मौसम एंजॉय करते हुए वो भूल जाती थी कि जरा सा भीगने से ही वो बीमार पड़ जाती थी। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। अयान बड़बड़ाता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा था और टेरेस पर पहुंचकर इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। इसका ख्याल सही निकला था। वो बारिश में दोनों हाथ फैलाए बारिश को एंजॉय कर रहे थे।
अयान को देखते ही वो वहीं से उछलकर बोली थी, अयान प्लीज आओ ना, देखो कितना मजा आ रहा है बारिश में। बेवकूफ लड़की, अभी तुम्हें मजा आ रहा है, थोड़ी देर में ही तुम्हारी छींकें शुरू हो जाएंगी। कुछ नहीं होता अयान, प्लीज आओ ना, हम दोनों साथ मिलकर नहाएंगे। और ना जाने क्या सोचकर अयान भी इसके साथ आकर खड़ा हो गया था। बारिश की बूंदें दोनों को भिगोती जा रही थी और धीरे धीरे हानिया को ठंड लगने लगी थी, लेकिन इसे अयान की संगत में बहुत सुकून मिल रहा था और वो अपनी ठंड को बर्दाश्त करते हुए पूरी तरह बारिश को एंजॉय कर रही थी। लेकिन वो कब तक ठंड को सहन करती। बारिश के पानी से इसे वैसे ही एलर्जी थी। एक जोरदार छींक मारते हुए वो अयान के सीने से लग गई थी। कर ली ना तबीयत खराब, चलो अब नीचे। वो इसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया था और टॉवल से इसे सुखाने लगा, साथ ही साथ इसे डांट भी रहा था। अब बस भी कर दो अयान, कितना डांटोगे, वो मुंह फुलाते हुए बोली, साथ ही एक छींक और मार दी थी। अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालता हूँ, इसे बाथरूम की ओर ढकलते हुए बोला। और बाथरूम में जाकर गर्म पानी से शावर लेते हुए हानिया की जान में जान आई थी। हानिया, ये लो कपड़े, जल्दी से निकलो, मैंने भी नहाना है। इसने दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ रखा, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। शायद जल्दबाजी में हानिया इसे अंदर से बंद करना भूल गई थी और दरवाजा अंदर को खुलता चला गया। सामने ही हानिया शावर के नीचे खड़ी शावर ले रही थी। अयान की नजर इसके खूबसूरत नाजुक वजूद पर पड़ी तो इसकी धड़कनें धड़क उठी थी। बेइख्तियार इसके कदम हानिया के और बड़े थे। हानिया सांस रोके अयान को देख रही थी। अगले ही पल इसने अयान की तरफ से अपना रुख फेरा था। एक झटके से हानिया को इसने पीछे से अपने सीने से लगा लिया। इसकी गर्दन से गीले बालों को हटाते हुए वो धीरे धीरे इसके गर्दन और पेट पर अपना लम्ब छोड़ रहा था। जब हानिया 16 की थी तब इसने पहली बार हानिया के लिए अपने दिल में जज्बात महसूस किए थे और आज हानिया 19 साल की हो गई थी। पिछले 3 साल से वो खुद पर पहरे बिठाया रहा था, लेकिन आज वो ये पहरे खुद तोड़ देना चाहता था। और जब अयान के हाथ इसके नरम धड़कनों पर गई तो हानिया मचलते हुए इसके चौड़े सीने में मुंह छुपा गई थी। इसके कांपते होठों से अयान का नाम निकला था। हानिया प्लीज, अब और नहीं, अब और खुद पर पहरे नहीं बिठा सकता, कहते हुए इसने हानिया को अपनी गोद में उठा लिया था और अंदर कमरे में लाकर बेड पर बिठा दिया। धीरे से इसके होठों पर झुक गया। धीरे धीरे इसके रक्स को खतरा खतरा अपने अंदर उतारने लगा। इसके बाद वो इसकी गर्दन पर आया था और इसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के निशान बनाने लगा। वो बुरी तरह मचल रही थी। कभी शर्माकर इसके सीने में छुप जाती तो कभी चादर को मजबूती से पकड़ लेती और ये मंजर अयान के लिए बहुत ही अनोखा, बहुत ही प्यारा था। इसके दिल में ये ख्वाहिश जागी कि ये पल कभी खत्म ना हो। क्या तुम इस रिश्ते की शुरुआत के लिए से तैयार हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? वो एक पल के लिए पीछे हटा, बहुत ही प्यार से इसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा तो वह तेजी से सर नामे हिला गई। मैं इन सब के लिए तैयार हूँ अयान, क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर लोगी? अयान ने एक बार फिर से इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया था तो वो बुरी तरह घबरा गई थी। ये तो मैं नहीं जानती अयान, मगर मैं वादा करती हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि अयान इसे बहुत उलझा रहा था और इस तरह के मौके का वो पहले कभी सामना नहीं कर पाई थी। अयान ने इसे एक बार फिर से अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर इसने अगले ही पल जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और फिर से इसके ऊपर झुक गया। अब वो इसके चेहरे के हर रूप को छू रहा था। चेहरे से होते हुए वो इसकी गर्दन पर आया था और फिर इसकी गर्दन से होते हुए वो इसकी मुलायम धड़कनों की और धीरे धीरे बढ़ने लगा था और अगले ही पल वो इसके वजूद में जोर से उतर गया था। मीठा मीठा दर्द जो हानिया की आंखों में आंसू ले आया था और इसने जोर से अपने नाखून अयान के कंधों पर गिराए थे। यह सब कुछ वो बहुत ही धीरे से सह रहा था, बल्कि दिल ही दिल में वो खुश भी हो रहा था। तुम्हारे साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी बीतने वाली है हानिया, वो एक पल के लिए इसे आजाद करते हुए इसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला और फिर इसके कान की लोक को एक बार फिर अपने दांतों में दबा गया। तुम ठीक तो हो? तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे फौरन बता देना। तुम्हारी आंखों में आंसू देख मेरे दिल को कुछ होता है। वो एक बार फिर से गहरे लहजे में बोला तो बेअच्छाई से इसे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा। हानिया को अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार महसूस हो रहा था, जो इसका हद से ज्यादा ख्याल रखता था। वो भी इसे किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता था।
जिस तरह से कोई भी काम करने से पहले छोटे बच्चों से पूछा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से वो इससे भी पूछ रहा था, तुम मुझसे वादा करो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो इन नाजुक पलों में भी इसे जिंदगी भर का साथ देने का वादा मांग रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें छोड़ूं तो सांस लेना भी छोड़ दूंगा, और मेरी ये जिंदगी मेरी सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि ये जिंदगी मैंने तुम्हारे साथ बितानी है। पूरी रात वो इसकी मोहब्बत के सिया में डूबी रही। कभी वो थोड़ा कठोर हो जाता तो कभी अपनी नरमाई से इसे छू जाता। इस रात इसने अपने हर रूप का जादू हानिया पर छलका दिया, और हानिया भी इसके हर रूप की दीवानी हो गई। सुबह जब वो उठी तो इसकी नटखट आवाज इसके कानों में गूंजी, अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? अगर शिकायत है तो वो शिकायत भी मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी दूर कर सकता हूँ। अपने करीब करता हुआ वो शरारत से बोला था। वो ना जाने कब का उठ गया था और अब हाफिज जाने के लिए तैयार खड़ा था, जबकि हानिया की तो नींद ही अब खुली थी। मेरी तौबा, जो अब मैं तुमसे कोई शिकायत करूं? इस रात का जुनूनी रूप याद करके वो बुरी तरह घबराई थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें यह डर भी नहीं रहा कि मैं अपना हक किसी और दूसरी औरत से ले लूंगा? वो जानबूझकर इसे छेड़ रहा था। अगर मुझे इस बात का पता भी हुआ तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इसने टाई से पकड़कर इसे अपनी ओर खींचते हुए कहा था। वो 5 फुट 2 इंच की नाजुक सी लड़की, जो मुश्किल से इसके कंधे तक पहुंची थी और अपनी मर्जियां इसके बॉस की तरह चलाती थी। अरे नहीं मैडम जी, ये अत्याचार मत कीजिएगा, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, वो नाटकीय अंदाज में बोला, और हानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो इसे बाहर तक छोड़ने आई थी। जब जाते जाते वो थोड़ा सा इसके करीब झुका था। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे और फिर डिनर के बाद आइसक्रीम खाने भी चलेंगे। सच? वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली थी। मेरा मनपसंद फ्लेवर बटर कोच, याद है ना? वो बच्चों की तरह ही खुश हो रही थी, उछल रही थी, और अयान ने अपनी पेशानी मसले थी। इसकी बीवी अभी भी बड़ी नहीं हुई थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए